फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। देखिए जो विकास होता है ये क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है ना, क्रमबद्ध होता है, बट यहाँ पर दे रखा है नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। विकास अव्यवस्थित होता है, नहीं, विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। पहले आपका शिशुअवस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर वयस्कतावस्था आता है ना। तो विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्थित दे रखा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी। विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यही बात आपके यहाँ पर सही है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। देखिए जो हमारा विकासात्मक प्रतिमान होता है ये हमारे सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, ठीक है, इससे क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि विकास क्या है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल है ना। हमारे आनुवंशिकता और हमारे वातावरण का क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट गुणनफल होता है, तो इससे प्रभावित होता है। यहाँ पर दे रखा है प्रभावित नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं? ठीक है, आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षी, समूह के जो बच्चा होता है वो ज्ञान या फिर रहने के कौशल, मूल रीतियाँ अपने आस पड़ोस से भी सीखता है, धर्म से भी सीखता है, स्कूल से भी सीखता है और समकक्षी समूह यानी जो उसका पीयर ग्रुप होता है, जो उसका साथी समूह होता है, उनसे भी बच्चा जो है इन चीज़ों को सीखता है। तो चारों ही बातें आपकी क्या दे रखी है, सही दे रखी है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी, सी और डी, है ना। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। सारे के सारे ऑप्शन हमें किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में, है ना, शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए एक जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है उसमें क्या होती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों ही सक्रिय होते हैं, है ना। यहाँ पर दे रखा है शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया टीचर और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, नहीं, हमें दोनों एक्टिव चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक्टिव चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है ना, तो यही बात आपकी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या होती है, आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ना। नेक्स्ट है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कई बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। देखिए ये बात कहना आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िबद्धता को। जो धारणाएं हमारे समाज में पहले से चली आ रही है कि लड़के जो है बाहर के काम करेंगे, लड़के गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लड़के रोते नहीं, लड़कियां घरों के काम करती है, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, तो ये क्या है, समाज में हमारे रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता है, जेंडर स्टीरियोटाइप है ना। तो ये बात कहना आपकी गलत हो जाएगा। अजर्शन क्या है, गलत है। रीज़न क्या दे रखा है इसका, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। देखिए ये बात भी कहना आपके यहाँ पर गलत है। लड़के और लड़कियां जो है दोनों अच्छा कर सकते हैं, वो जो है डिपेंड करता है कि उनको इन्वायरमेंट किस तरीके का मिला, उनकी हेरिडिटी किस तरीके की है ना। तो इस पर डिपेंड करता है, ना कि इस चीज़ पर कि लड़के अच्छे होते हैं लड़कियां नहीं अच्छी होती हैं, दोनों ही अच्छे जो है कर सकते हैं। दोनों बातें आपके यहाँ पर गलत है। अजर्शन और रीज़न क्या है, दोनों ही गलत है, तो 4 वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए एनईपी 2020 क्या कह दी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी जो है किस पर जोर देती है, ठीक है, पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण,
पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। ठीक है, आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। देखिए जो एनईपी है वो किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्या के फ्लेक्सिबिलिटी पर, लचीलापन पर, है ना। पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीला होना चाहिए। लचीला का मतलब क्या हो गया, यानी जो विद्यार्थी है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है जो शिक्षण उपागम होते हैं, जो शिक्षण विधियाँ होती है उसमें चेंज लाया जाए, है ना। यानी जैसे विद्यार्थी की नीड हो, ज़रूरत हो, उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स्ड करिकुलम हो, उसमें कोई चेंज ही ना किया जाए, है ना, भले ही बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा हो, तो ऐसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। वही दे रखा है पाठ्यक्रम का मानकीकरण, यानी कि फिक्स्ड करना, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, लचीलापन की बात करती है। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, इसकी भी बात एनईपी नहीं करती है। पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना, देखिए रट कर याद करना तो आपका कभी भी नहीं होना, इसको एनईपी भी नहीं बढ़ावा देता है, एनसीएफ भी नहीं बढ़ावा देता है। और जो भी रचनावाद से रिलेट करते हैं कोई भी, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आपके हो गए या फिर एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, कोई भी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, लचीलापन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था, तो इससे तो बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत को ध्यान नहीं रखा जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षकों को केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, यानी शिक्षक क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है और बच्चे से आज्ञा पालन की जो उपेक्षा कर रहा है, अपेक्षा रख रहा है ना, तो ये भी जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे को क्या रखना है, एक्टिव रखना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करने हैं, न कि उससे आज्ञा पालन की अपेक्षा रखनी है। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जब भी रोड मेमोराइजेशन की बात है, स्मरण की बात या आ जाए, रटने की बात आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना है, यही बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। ये क्या करेगी, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष को जो है बढ़ावा देगी, जिससे कि बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, एक दूसरे के कौशल को जान पाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दे रखा है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक परिवर्तनों को उद्धृत करके सटीकता से वो पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि विकास को हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते, है ना, तो यहाँ पर दे रखा है पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, नहीं, हम विकास के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट यहाँ पर दे रखा है बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसके लिए हम कुछ हद तक जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है बेहतर प्रदर्शन करते हैं अगर, तो हम उनके लिए कह देते हैं कि अरे ये बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, तो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट सटीक रूप से नहीं बता सकते कि हाँ ये बच्चा जो है वही चीज़ करेगा जो हम सोच रहे हैं, है ना, तो ये बात कहना आपकी गलत हो जाएगा। हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ये बात सही है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, ये भी बात आपकी सही है। हो सकता है कि एक बच्चा जो है 1 साल में बोलना सीखे और एक बच्चा जो है 2 साल में बोलना सीखे, है ना, तो जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, प्रत्येक बच्चे में दूसरे बच्चे से अलग होती है। एक बच्चा 2 साल में चलना सीखता है, एक बच्चा में हो सकता है कि 1 ही साल में वो चलना सीख जाए, है ना, तो दर क्या होती है, अलग अलग होती है। दोनों बातें आपकी सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अव्यवस्थित व असतत होता है, तो नहीं, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और कब्र तक जाता है ना, यानी कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है। और अव्यवस्थित नहीं, मैंने आप लोग क्या होता है, विकास क्या है, एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। देखिए जो हावर्ड गार्डनर है, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ये क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है ना, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि बुद्धि एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, नहीं, हावर्ड गार्डनर ने तो कहा कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये बात कहना आपकी सही है, ठीक है, बट हम बाकी का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार।
बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। देखिए यही बात क्या कहते हैं आपके हावर्ड गार्डनर कहते हैं। इनकी थ्योरी का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की होती है ना। तो यही बात जो है आपके हावर्ड गार्डनर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है ना। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबंध नहीं किया जा सकता है ना। बात भी आपकी गलत है। यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट सबसे करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3 आपका, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है ना। 325 गुणे 486 को जमा करो। इसमें तो बच्चा डायरेक्टली आंसर बता देगा। तो ये तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देगी। समालोचनात्मक सोच क्या होता है आपका, इसमें बच्चा एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर बताए, यानी दिशाओं में सोचे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, अपसारी चिंतन करे, है ना। सिंपल सा है, एक क्वेश्चन के कई सारे बच्चा आंसर बता पाए। तो इसमें तो सिंपल एक ही आंसर होगा बच्चे का, जो भी आएगा बता देगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, सिंपली जिस वर्ष में पारित हुआ था उस वर्ष को बता देगा, एक ही आंसर बताएगा। तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। शोषण को परिभाषित कीजिए, तो शोषण की डेफिनेशन बच्चा बता देगा। इसमें भी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सामने आई, है ना। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। देखिए विभिन्न की बात हो गई यहाँ पर, है ना। बच्चा क्या करेगा, अलग अलग तरीके से जो है अपने समाज में चीज़ों को देखेगा, किस तरीके से प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरीके से जो है प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग बच्चा अलग अलग समाज से होगा, तो वहाँ पर अलग अलग वो चीज़ें बताएगा। जो देखेगा बच्चा वो चीज़ों को वहाँ पर बताएगा। ठीक है, और उसकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पर डेवलप होंगी। प्रत्येक बच्चा जो है अपनी थॉट को वहाँ पर रखेगा। ठीक है, जो उसने चीज़ों को जाना देखा, तो यहाँ पर बच्चे का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। सेम आंसर नहीं होगा प्रत्येक बच्चे का, अलग अलग आंसर होगा। वो कई तरीके के आंसर दे सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाए, है ना। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बट हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। विभिन्नताओं और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाए, नहीं, हमें विविधता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्योंकि विविधता क्या है, एक संसाधन है आपका। क्योंकि भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग समाज के लोग रहते हैं, है ना। तो विभिन्नताओं में एकता का देश है ना। तो इसी तरह क्लासरूम में भी क्या होता है, अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्लासरूम से अलग कर देंगे, नहीं, हमें क्या करना है, उनको एक एसेट, एक संसाधन के रूप में यूज़ करना है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, साथ ही साथ जो उसकी सामाजिक विभिन्नता होती है, धार्मिक विभिन्नता होती है, सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, उसका भी हमें सम्मान करना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या करना है, विभेदी आकलन को बढ़ावा देना चाहते हैं, विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे के अंदर जब बच्चा जो है सेम नहीं है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है, तो हमें उसका आकलन भी अलग अलग जो है तरीके से करना चाहिए, है ना। यानी विभेदी आकलन, ठीक है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, यानी अलग अलग तरीके से बच्चों का आकलन करना चाहिए। तो बात यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला जो है आपका सही था। इसीलिए ठीक है, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित नहीं करना है, बढ़ावा देना है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हटेगा। विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों की अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, यानी कुछ ही विद्यार्थी, सिर्फ और सिर्फ नहीं, सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, समाहित महसूस कराना है। सभी विद्यार्थियों की जो है संस्कृति, कल्चर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों की नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये क्या कहती है, हमें सभी बच्चों को समाहित करके, इंक्लूड करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया समावेशी शिक्षा क्या कहती है, इंक्लूड की बात करती है, समावेशन की बात करती है। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर हटेगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है, है ना।
अब देखिए जो बच्चा सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, यानी बच्चा क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर पाएगा, मल्टीपल डायरेक्शन में वो सोच पाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगी बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, बट हमें क्या बताना है, संबंधी विशेषता नहीं है, है ना। तो अभी सारी सोच देखिए नहीं होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होता है बच्चे के अंदर, क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो बच्चा सोचता है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो वन लीनियर क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड वाले, जिसमें कि एक ही आंसर होता है, वो आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये सृजनात्मकता से संबंध नहीं रखता है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उच्च क्रम समस्या समाधान, ये भी जो सृजनात्मक विद्यार्थी होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है, उसकी विशेषता होती है। नवाचारी सोच, कुछ नया बनाने, जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो क्या करता है, सृजन करता है, नई नई चीज़ों का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये भी सृजनशील बच्चों की विशेषता होती है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, जानने की प्रबल इच्छा होती है, ये भी क्या होती है, क्रिएटिव बच्चों की विशेषता होती है ना। अब देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि सृजनात्मकता से संबंधित विशेषता नहीं होती है, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि क्या क्या क्रिएटिविटी, यानी कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है, सृजनात्मक बच्चा होता है, क्या क्या उसकी विशेषता होती है, तो आपको ध्यान में रखना है उच्च क्रम समस्या समाधान होती है। दूसरा क्या होता है, नवाचारी सोच होता है, और जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। इसके साथ साथ आपका क्या होता है, एक अपसारी चिंतन होता है। तो ये क्या होता है, क्रिएटिव बच्चों की विशेषता होती है ना, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी सारी सोच आपका नहीं होता है, तो इसलिए यही करेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था। नेक्स्ट है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाता है। देखिए जब बच्चा स्वयं का ज्ञाता होता है, स्वयं के एम्पलीट्यूड, अभिरुचि, इंटरेस्ट के बारे में बच्चा जानता है, तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, अधिसंज्ञान कहते हैं, मेटा कॉग्निशन कहते हैं, यानी चिंतन के ऊपर चिंतन करना, है ना, स्वयं के स्वभाव के बारे में जानना, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, अधिसंज्ञान, मेटा कॉग्निशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। देखिए नकल में तो आपका होगा नहीं, नकल से तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। निष्क्रिय ध्यान, इससे भी नहीं होगा। आरोपण आपका यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान, ठीक है। जब हम कठिनाई की पहचान करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारण करते हैं, संभावित समाधान और परिणामों की खोज करते हैं, तो ये सारे का कार्य जो है किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, किसके जो है महत्वपूर्ण चरण है, समस्या समाधान की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, नहीं निष्क्रिय नहीं होता है बच्चा, क्या होता है, जानकारी का सक्रिय प्राप्त करता होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जीन पियाजे तो इन्होंने जो है बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दे दी है ना, बट यहाँ पर दे रखा है निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए आपकी एनसीएफ हो गई, एनईपी हो गई, जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोस्की हो गई, लोग कभी भी बच्चे को निष्क्रिय नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्टिव मानेंगे, सक्रिय मानेंगे, है ना। तो निष्क्रिय अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो ऑप्शन आपका गलत होगा। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसी बात भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अधिगम को विनियमित कर सकते हैं, ठीक है, अधिगम को जो है रीड कर ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया, जब भी रोट मेमोराइजेशन की बात हो, है ना, और आपका एनईपी दे रखा हो, एनसीएफ दे रखा हो, जीन पियाजे दे रखा है, ठीक है, लेव वाइगोस्की दे रखा है, जो भी रचनावाद से संबंध रखते हैं, अगर रोट मेमोराइजेशन दे दे आपको ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपका पहले ही नहीं होगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बात आपकी एनसीएफ भी कहती है, एनईपी भी कहती है, ठीक है। और उसके बाद में एनईपी 2020 है ना, और एनसीएफ 2005, उसके साथ साथ आपके जीन पियाजे हो गए, उसके साथ ही साथ आपके लेव वाइगोस्की हो गए। ये चारों के चारों लोग क्या कहते हैं, बच्चा क्या करता है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है, ठीक है। जो भी रचनावाद से संबंध रखते हैं वो सभी कहते हैं कि बच्चा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, पर्यावरण से खोज करता है, खुद चीज़ों को सीखता है ना।
तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि आप लोग बस वीडियो देख लेते हैं बट लाइक शेयर नहीं करते। देखिए फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ एक आपको लाइक एंड शेयर करना है, इससे मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके जो है स्कोर अपने सीटेट के एग्ज़ाम में और भी अच्छे करने हैं, है ना, तो आप जो है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है, ठीक है। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, खुद के नोट्स नहीं बनाए, तो आप उन नोट्स को रीड करें। लास्ट टाइम में आपको रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप अपने एग्ज़ाम में डेफिनेटली वहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, तो आपको वो नोट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल हैंड रिटन फ्री नोट्स, ऐसा नहीं कि आपको कोई पेमेंट करना है। तो आप चाहो तो उन नोट्स को रीड करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते रहिएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये सारी जो है चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। आपने कितना स्कोर किया ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।